कहानी की शुरुआत एरियल नाम की लड़की से होती है जो एक मीडिया हाउस के लिए काम करती है। एरियल एक बहुत ही बड़ी राइटर बनना चाहती है, पर आजकल उनको पब्लिश करने के लिए इनको कोई बड़ी खबर नहीं मिलती और यही वजह थी कि ज्यादा लोग उनके मैगजीन को नहीं खरीद रहे थे। लेकिन एक दिन इन्हें आग लगा देने वाला टॉपिक मिल जाता है। 1990 के एक पॉप स्टार जिसका नाम अल्फ्रेड मोर्टी अपने रिटायरमेंट से बाहर आकर अपने नए एल्बम को रिलीज होने का ऐलान कर देता है। सभी लोग हैरान हो चुके थे। मीडिया में तो खबरों का हाहाकार मच गया था इस पर। और हैरानी की बात यह था कि मोर्टी अपने एल्बम को लॉन्च करने से पहले सिर्फ 6 मेहमानों को अपने प्राइवेट कंपाउंड में इनवाइट कर लेते हैं उस एल्बम को सुनने के लिए, जिनमें एरियल के साथ साथ उसके बॉस, एक टॉक शो होस्ट, एक इन्फ्लुएंसर और आदमी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पिक्चर लेते हैं, और साथ ही उस टाइम के मशहूर आरजे को भी मोर्टी ने बुलाया हुआ था। कंपाउंड में पहुंचने पर सबको सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, काफी अच्छा लग रहा था। वहाँ पर आते ही इनसे इन सभी के मोबाइल फोन डिवाइस को ले लिए जाते हैं, जिनसे ये लोग बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ना कर सके, यह बहाना करते हुए कि इस जगह पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाना अलाव नहीं है। पर वापस जाते हुए इन्हें यह सब वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एरियल को इनकी बातें और इनके हरकतों से अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो गई थी। खैर, कुछ ही देर में पार्टी भी शुरू हो जाती है जिस मकसद के लिए सब लोग यहाँ आए थे। और इस पार्टी के दौरान सबसे शॉकिंग चीज इन्हें यह पता चलता है कि मोर्टी एक कल्ट का हिस्सा है और इस कंपाउंड के आए लोग सिवाय इन 6 के उसी कल्ट के मेंबर हैं, जो सब अपने आप को लॉयलिस्ट बुलाते हैं, जो सभी सेम यूनिफॉर्म भी पहने रहते हैं। यहाँ की चूंकि लोगों की अजीब हरकतें यह साफ जाहिर कर रही थी कि मोर्टी के कंपाउंड में कुछ तो है जो गड़बड़ है। यह कल्ट एरियल की कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो इस पार्टी, इस कल्ट के बारे में और भी जानने के फैसला कर लेती है। खैर, दिखाया जाता है कि इस कंपाउंड में उन्हें हर तरह की फैसिलिटी मिल रही थी, यहाँ तक कि मसाज भी। और आरजे जब मजे से मसाज करवा रहे थे तभी बहुत से अजीब लोग उनके करीब आकर एक मशीन को चलाते हुए बेरहमी से उनकी जान ले लेते हैं। बॉडी को आखिर किस तरह से काटा जाता है वो तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन हाँ, यह तो कंफर्म जरूर हो गया था, ये कल्ट नॉर्मल तो नहीं था जैसा एरियल को लग रहा था। मोर्टी ने इन्हें यहाँ किसी खास प्लान के तहत ही बुलाया है। यहाँ तक कि अगली सुबह बचे हुए इन 5 लोगों के साथ बॉडीगार्ड की तरह नजर रखने के लिए लोग भी लगा दिए जाते हैं, जो बस अब उनका साया बने हुए इर्द गिर्द घूमे जा रहे थे। और एरियल को इन सबसे ज्यादा चिढ़ हो रही थी। खैर, जॉगिंग करते हुए एरियल को मोर्टी दिख जाता है जो अपना पेंटिंग बनवा रहा था। एरियल उसके पास आकर सवाल जवाब करने लगती है। वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपका यह कल्ट आखिर काम कैसे करता है। मोर्टी कहता है कि यह किस तरह का सवाल है। तब वो कहती है, मतलब वॉरशिप जैसे क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, हिंदू टेम्पल में जाते हैं और मुस्लिम भी तो अपना प्रेयर्स करते हैं। ऐसे में आपका कल्ट क्या करता है, किसको मानता है? लेकिन मोर्टी उल्टा एरियल से सवाल करता है कि ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे जो किसी को भी ना मानता हो और कुछ भी ना करता हो। वो बातें करते हुए एरियल की एक खास तरह के टेंट में लेकर जाता है, जहां एरियल देखती है कि वहां पर एक आदमी सेब खोल रहा था। वो आदमी अपने काम में इतना मगन था कि वो एक सेब को खोलते हुए उसका पूरी तरह हाथ जख्मी हो गया, लेकिन वो अपना काम में लगा रहा। यह देखकर एरियल पूछती है कि आखिर यह सब क्या है? तब मोर्टी कहता है कि हम सब लोग यही करते हैं, सिर्फ यह एहसास लेने के लिए कि ये एक मोती की कीमत इन 100 ओएस्टर शेल से ज्यादा है। और यह हमें सबक देता है कि दुनिया में हर चीज बराबर नहीं, और इस चीज को मान लेना एक बहुत बड़ा एहसास है। खैर, एरियल को उसकी यह बातें समझ में तो नहीं आई थी, लेकिन वो अपने रूम में चली गई। अगली सुबह जब वो रेडी हो रही थी तो बहुत से लोग उसके रूम में घुस गए। ये सभी लेवलिस्ट थे। एरियल को बताया जाता है कि यह सब उसे ग्रूम करने के लिए आए हैं। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन लॉयलिस्ट ने एरियल से एक बहुत ही अजीब सा सवाल किया कि क्या तुमने अपने पर्सनल क्लीनिंग भी की है? एरियल पूछने लगती है कि इस चीज से आप लोगों का क्या मतलब? इस बात के लिए तो मैं श्योर हूँ, इस बात के लिए मुझे इस जगह पर तो नहीं देखा जाएगा। लॉयलिस्ट कहती है कि हाँ, नहीं देखा जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा यह रूल है, मेल हो या फीमेल, यहाँ पर प्राइवेट क्लीनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मोर्टी ने भी हमें यहाँ पर इसी चीज के लिए भेजा है। खैर, तैयार वगैरह होने के बाद इन्हें पार्टी में लेकर जाया जाता है, जहाँ पार्टी में इस वक्त इन 5 लोगों के अलावा और कोई नहीं था जो बाहर से आया था। यहाँ पर मोर्टी अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है। हालांकि वो बहुत ही बचकाना डांस कर रहा था, लेकिन इन सबको भी उसे देखकर हंसी आ रही थी। इसी परफॉर्मेंस के दौरान यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर आई थी उसको बहुत ही बुरी तरह से खांसी आने लग जाती है कि वो अपने ऊपर से कंट्रोल भी खो देती है। उसके हालत को देखते हुए सभी परेशान हो जाते हैं। मोर्टी उसे देखने के बजाय यहाँ से सभी लोगों को पार्टी वाले रूम से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि उसको कोई और संभाल लेगा, हमें अभी जरा बाहर की ताजा हवा खानी चाहिए। बाहर आने पर सभी लोग मिलकर मोर्टी के बारे में यानी कल्ट के बारे में बातें करने लग जाते हैं। तब मोर्टी उन्हें बताता है कि हमारा कल्ट इस बात पर बिलीव रखता है कि कोई भी कभी भी गॉड बन सकता है। जो भी इंसान जिंदगी में अगली दफा कुछ इन्वेंट करता है, कुछ ईजाद करता है, तो हम हमारे लिए गॉड के बराबर है। जैसे जिसने अगली बार घोड़े को काबू करने के
के लिए उसकी नाल बनाई, वो भी हमारे लिए गॉड है। इनके बातों के दौरान ही एरियल अपने बॉस को लेकर साइड में चली जाती है और अपने बॉस से कहने लगती है कि ऐसा हो कि मैं इसी कल्ट के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहती हूँ जिससे हमारा मैगजीन बहुत ही ज्यादा हिट हो जाएगा। लेकिन उसके बॉस को एरियल का यह आइडिया कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अभी यह लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक से एक उड़ता हुआ तीर आकर एरियल के बॉस को लग जाता है। एरियल और वे सभी लोग काफी शॉक में आ चुके थे, लेकिन तभी यहाँ पर भागते हुए कुछ लोग आए और एक बच्चे ने उससे माफी मांगना शुरू कर दिया, यह कहते हुए मैं तो निशाना लगाना सीख रहा था, एकदम से मेरा हाथ स्लिप हुआ और यह तीर आकर आपको लग गया। एरियल उस बच्चे के बहादुरी पर हैरान थी कि उसके मुंह के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे और ना डर होकर बस माफी ही मांगे जा रहा था। हालांकि उसके बॉस बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए थे। खैर उन्हें फर्स्ट एड किट तो दे दी जाती है, लेकिन उनकी अब तबीयत कुछ ज्यादा खास नहीं थी। शाम में एरियल उन सभी के पास आती है और पूछने लगती है कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लग रहा? मुझे यह कल्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखिए, उन्होंने हमसे हमारा फोन्स, लैपटॉप, हर वो चीज ले रखी है जिनसे हम बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकते थे। वो हम पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं और क्या पता उन्होंने हमारी बातें सुनने के लिए माइक भी फिट कर रखी हो और वो हमारी बात भी सुन रहे हो। यह सभी एरियल के बात को इग्नोर करते हुए उस पर हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर मोर्टी ने इतना बड़ा सेटअप सिर्फ इसलिए किया होगा कि वो हमारे फोन्स को छीन सके? एरियल को जब एहसास होता है कि ये लोग तो कुछ समझना ही नहीं चाहते तो वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ अब नहीं रुकेगी। सुबह होते ही वो अपने गार्ड से छुपते छुपाते हुए अपनी खिड़की से जंप कर देती है। उसका सबसे पहले प्लान और टारगेट था अपने फोन्स को ढूंढना। उसे इसी कंपाउंड में एक अजीब सी जगह दिखती है जो कंपाउंड से जरा हटके थी। उसे लगा कि इसी के अंदर कोई राज छुपा होगा, इसीलिए वो उसके अंदर चली गई। यह जगह काफी अजीब थी, दिखने से एक बार की तरह लग रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के सर और उसके शरीर के हिस्से को रखा गया था, जिससे साफ जाहिर था कि ये कल्ट कोई न कोई रिचुअल्स भी करते रहते हैं जिनमें जानवरों की कुर्बानी भी दी जाती है। खैर अभी उसका मकसद अपने फोन को ढूंढना था और फाइनली यहाँ पर ढूंढते हुए उसे एक बास्केट में उसे अपना सेल फोन और लैपटॉप दिख जाते हैं। लेकिन एक और शॉकिंग चीज जो हमें दिखाई जाती है लेकिन एरियल को नहीं दिखाई दी थी, आरजे की लाश, जिसे मूवी लगभग शुरुआत में ही मसाज के दौरान मार दिया गया था और उसकी लाश को यहाँ छिपाया गया था। यहाँ के जितने भी चीजों को वो देख चुकी थी उससे वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से अपने रूम में आती है और अपना सामान को पैक करती है और मूर्ति के पास जाकर कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। मूर्ति उससे पूछता रह जाता है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर किसी ने परेशान करने की कोशिश की है, तुम्हें किसी ने डराया है क्या? लेकिन एरियल उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। उल्टा वो मूर्ति से पूछती है कि आरजे कहाँ है। मूर्ति की जगह मूर्ति का असिस्टेंट जवाब देता है कि वो रात के डिनर के लिए तैयार हो रहा है, जिसके बाद एरियल पूछती है कि वो इन्फ्लुएंसर कहाँ है जिसे उस दिन पार्टी के दौरान खांसी हुई थी। मूर्ति का असिस्टेंट बताता है कि उसे अभी हॉस्पिटल से उसके रूम में छोड़कर आए हैं, उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है, वो शाम में जो बच्चों का पपेट शो होगा उसमें हम सबको ज्वाइन करेगी। यह सब बातें सुनने के बाद भी एरियल उनसे कहती है कि मुझे यहाँ से अभी के अभी जाना है। तब मूर्ति कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगी भी सही कि आखिर हुआ क्या है? एरियल कहती है कि मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे अभी के अभी बस यहाँ से निकलना है। तो यहाँ पर मूर्ति का दूसरा असिस्टेंट बोलता है कि यह तो पॉसिबल ही नहीं है, सारी गाड़ियाँ इस टाइम शहर की तरफ गई हैं और 40 मिनट तक यहाँ से जाना पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर मूर्ति कहने लगता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन बच्चों का दिल मत तोड़ो, बच्चों का परफॉर्मेंस देख कर जाना। यहाँ पर वो बच्ची भी एरियल से मिन्नतें करने लग जाती है और एरियल को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ जाता है। अब शाम में पपेट शो को शुरू कर दिया जाता है और ये पपेट शो किसी आम पपेट शो से तो बहुत ही ज्यादा अजीब था। यहाँ पर पपेट की जगह गुड़िया नहीं बल्कि चूहे भी मरे हुए पड़े थे। अब यहाँ और जो 6 चूहे थे वो जाहिर कर रहे थे इन 6 लोगों को, यानी एरियल, उसके बॉस, आरजे, इन्फ्लुएंसर जो यहाँ पर मेहमान बनकर आए थे, उनको जाहिर कर रहे थे। एरियल को यह सब कुछ देखकर यहाँ पर भी काफी अजीब लगता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी और एकदम से जिस बीन बैग के ऊपर बैठी हुई थी वो बैग ही हिलने लग जाता है। घबराकर वो उठ जाती है और तभी कोई चीज उसे फाड़कर बाहर निकलता है और ये कोई जानवर नहीं बल्कि जिंदा अमली ही थी, वही इन्फ्लुएंसर थी जो पिछले दिन गायब हो चुकी थी। इस टाइम उसके मुंह के काफी सारे हिस्से बुरी तरह से फुले हुए थे। अमली इतनी भयानक दिख रही थी कि कोई भी उसे देखकर डर जाता। एरियल तो पहले से ही घबराई हुई थी, उसके जुबान के साथ उसके आंखें तो ऐसी फुले हुए थे जैसे कि गुब्बारा हो। एरियल गुस्से में अब आकर मूर्ति से पूछती है आखिर क्या हुआ है इसे, लेकिन मूर्ति यहाँ पर बड़ी नॉर्मल अंदाज में जवाब देता है कि इसने एक केमिकल पी लिया था जिसकी वजह से इसके हर बॉडी के वो हिस्सा जिसमें ज्यादा पानी होगा वो फूल जाएंगे। यह कहते ही वो उस लड़की के पास जाकर अमली के फुले हुए आंख को टच कर देता है और वो आंख किसी गुब्बारे की तरह फट जाती है और उसका पानी आकर मूर्ति के मुंह पर ही गिर जाता है, जिससे उसे घिन आती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अब यहाँ पर एरियल के साथियों को भी समझ में आ चुका था कि एरियल सही कह रही थी, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है और जब वे सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो लॉयलिस्ट उन्हें पकड़ लेते हैं। बिना वक्त गवाए उन्होंने एरियल के एक साथी और उसके बॉस दोनों को ही जोर जोर से उनके पेट में चाकू स्टैब कर
करते हुए मार दिया। वो अब एरियल को भी मारने वाले थे, लेकिन एरियल ने अपने पकड़े हुए इंसान को धक्का दिया और मौका देखते हुए वहाँ से खिड़की से भाग गई। अपने आप को बचाने के लिए वो आकर एक घर में छुप जाती है और देखती है कि ये तो इन लॉयलिस्ट का एक म्यूजियम है, जहाँ पर उसे आरजे का कटा हुआ सर भी दिखाई दे पड़ा और वो केमिकल भी दिखता है जिसे पिलाकर उन्होंने उस इन्फ्लुएंसर को मारा था। यहाँ पर पार्टी को तैयारियां भी चल रही थी, जिसे देखकर एरियल समझ चुकी थी कि यह सभी लॉयलिस्ट इन सभी को मारकर या इनकी कुर्बानी देकर ही पार्टी करने वाले थे। इससे पहले कि अभी वो और कुछ कर पाती या कुछ भी समझ पाती, बाथरूम के पीछे से वो गार्ड एरियल के बालों को पकड़ लेते हैं और उसके सर पर मार मार कर बेहोश कर देते हैं। अब एरियल को जब होश आया तो वो अपने ही एक साथी के साथ एक चेयर से बंधी थी और यहाँ पर मूर्ति के साथ साथ सभी लॉयलिस्ट जश्न मनाने के लिए खड़े हुए थे। उनके हाथ में शैंपियन भी थी और इसी शैंपियन में जहर भी था, जिन्हें यह सभी लोग एक साथ मिलकर पीने वाले थे। इन्हीं लॉयलिस्ट में से एक आदमी ने एरियल के एक साथी को भी वो जहर वाली शैंपियन को पिला देती है और फिर एरियल को पिलाते पिलाते उसे पता नहीं क्यों एरियल पर तरस आ जाता है। वो सबके सामने तो ऐसी ही एक्टिंग करती है कि जैसे वो एरियल को शैंपियन पिलाने वाली है, लेकिन असल में वो एरियल के रस्सियां तोड़ रही थी ताकि एरियल यहाँ से भाग जाए। इन्हीं सब के दौरान गलती से उससे एक आग वाला बर्तन टकरा जाता है और आग हर जगह स्टेज पर फैलने लगती है। इवन मूर्ति के कपड़ों में भी आग लग जाती है और वो जलते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और जलन से जोर जोर से चिल्लाता है, जिस दौरान अब एरियल को यहाँ से भागने का एक अच्छा मौका मिल गया था। वक्त के साथ उसे यहाँ पर एक बाइक भी मिल गई थी, जिसे लेते हुए आखिर वो इस कंपाउंड से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेती है। अगली सुबह वो पुलिस को लेकर उस कंपाउंड में आती है। सबसे अजीब बात तो यह था कि मूर्ति यहाँ से भागने की बजाय इसी कंपाउंड में बैठा हुआ पियानो बजाया जा रहा था और उसने उन सभी पांचों लोगों की लाशों को अपने सामने रखा हुआ था जिनको पिछले ही दिन मारा था और बाकी के सभी लॉयलिस्ट वहां से गायब हो चुके थे। खैर, पुलिस यहाँ पर मूर्ति को ही इन पांचों लोगों के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद यहाँ से सीधा सीन को काटकर 2 साल आगे की तरफ लेकर जाया जाता है। हम एरियल को देखते हैं, जो अब वो एक बहुत ही मशहूर राइटर बन चुकी थी और एक आरजे को अपना इंटरव्यू दे रही है। दरअसल उसका नवेल बहुत ज्यादा ही हिट हुआ है और उसके नवेल लगभग लाखों से ज्यादा सेल भी हो चुकी है। इस नवेल में असल में उसने मूर्ति के कल्ट के बारे में सब कुछ लिखा था और यही वजह था कि वो बहुत ही जल्दी मशहूर हो गई थी। इन्हीं इंटरव्यू के दौरान एक दिन ऐसा आता है कि मूर्ति का वकील एरियल से कांटेक्ट करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। एरियल को तो यह सब अजीब लगा, लेकिन वो मिलना तो उससे चाहती थी क्योंकि उसे भी अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, जैसा कि उस दिन वो सभी के सभी लोग जो जिसके कल्ट के हिस्सा थे वो आखिर कैसे गायब हुए थे। इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए वो जेल में पहुंच जाती है जहाँ पर मूर्ति था। सबसे पहले एरियल इससे सवाल करती है कि वो उन लोगों को आखिर क्यों मारा था। तब जवाब में मूर्ति कहता है कि मैं उनसे बदला लेना चाहता था क्योंकि वो एक आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और हमारे कल्ट में आर्टिस्ट को भगवान माना जाता है। एरियल दूसरा सवाल करती है कि बाकी सभी लोग कहाँ गए थे, तो वो बताता है कि सभी लोग इसी पूरी दुनिया में आम लोगों के बीच छुपे बैठे हैं और अपने कल्ट के बारे में दूसरे लोगों को बता भी रहे हैं और उन्हें कल्ट का हिस्सा भी बना रहे हैं। इसके बाद वो एरियल को एरियल का ही लिखा हुआ नवेल को दिखाते हुए थैंक्स कहता है और यहाँ पर एरियल पूरी तरह से शॉक रह जाती है क्योंकि अब उसे समझ आ रही थी कि उसने इस नवेल को लिखकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे समझ आ रही थी कि मूर्ति उसके साथ एक बहुत ही बड़ी चाल चल गया था। पहले दिन से अब तक जो कुछ भी एरियल के साथ हो रहा था वो सब मूर्ति का ही प्लानिंग थी। एरियल को अपने बॉस के साथ उस कंपाउंड में जाना, वहाँ वो सब कुछ एब्जॉर्ब करना, बाकी के सभी लोगों का मारना, यहाँ तक कि एरियल को यहाँ से बचाना भी मूर्ति का ही चाल थी ताकि वो वापस आकर वो उसके कल्ट के बारे में अपने नवेल में लिखे और उसके नवेल के जरिए उसके कल्ट की जानकारी पूरी दुनिया में फैल जाए। यह सारी बात समझ आने पर अब मूर्ति को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एरियल दुखी थी इस चीज को लेकर कि उसने ना चाहते हुए एक कल्ट को पूरी दुनिया में फैला दिया था। एरियल आखिरी में मूर्ति से पूछती है कि आखिर मैं ही क्यों, जिस पर मूर्ति उसे बताता है कि तुम्हें पैसे से या किसी से कोई लेना देना नहीं था, तुम साफ दिल की थी, इसीलिए हमने तुम्हें चुना और तुम्हारा शुक्र है कि तुम्हारे ही वजह से दुनिया के हर कोने कोने में हमारे कल्ट का जिक्र होता है और तेजी से लोग अब हमारे कल्ट का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। इन्हीं चीजों को लेकर तो एरियल अभी तक शॉक बैठी हुई थी और बस यही सब दिखाते हुए यह कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।